सो गाइज मॉडिफिकेशन में लीज लायबिलिटी में इंड AS 116 में मैंने आपको स्पेशल इश्यूज पढ़ाए। स्पेशल इश्यूज में एक हमने पढ़ लिया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद मैं आता हूं आपके स्पेशल इशू नंबर 2, दैट इज मॉडिफिकेशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स रीअसेसमेंट, रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। क्या होता है सर? चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मॉडिफिकेशन। अब वो किन वजह से हो सकता है? ऐसे 4 रीजन हो सकते हैं। तो हमें मालूम है कि लीज एग्रीमेंट में 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक होता है लीज पेमेंट, एनुअल लीज पेमेंट जो हर साल पे हो रहा है, कितने टर्म के लिए लीज की गई है, और कितने क्वांटिटी मतलब एसेट कितना है, राइट टू यूज कितने एसेट को दिया गया है। अब इन मॉडिफिकेशन में 3 चीजें ही होती है, या तो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होगी, या फिर चेंज इन स्कोप होगा, या डिक्रीज इन लीज टर्म होगा। हमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है चेंज इन द लीज लायबिलिटी ड्यू टू चेंज इन लीज पेमेंट, या चेंज इन डिस्काउंटिंग फैक्टर, या इंक्रीज इन लीज टर्म। या तो एनुअल लीज पेमेंट्स चेंज हो गए, या फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो गया, डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, या फिर इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट। ओके, या फिर फटाफट से अगर मैं आपको बताऊं तो इंक्रीज इन लीज टर्म भी हो जाएगा। अब अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा? हमें रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। किसका? लायबिलिटी का। कौन सी लायबिलिटी? फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर लीज लायबिलिटी। यस और नो? सर ये तो समझ में आ गया। करना क्या होता है? सिंपल, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ लीज लायबिलिटी। जो हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं ना, उसमें जिस दिन मॉडिफिकेशन पे उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है वो ले लो, ठीक है, और उसको कंपेयर कर दो ओल्ड वाले को न्यू वाले से। न्यू वाला किसके बेसिस पे आएगा? रिवाइज टर्म्स के बेसिस पे आएगा, मतलब जो चेंज हो गई रेट उसके बेसिस पे, जो लीज टर्म चेंज हो गया उसके बेसिस पे, ये इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीज हो गया लीज एनुअल पेमेंट्स पे, उसके बेसिस पे। इन दोनों को कंपेयर करके अपने को पता चलेगा या तो लीज लायबिलिटी बढ़ गई है या घट गई है। अगर ये बढ़ गई तो एंट्री होगी राइट ऑफ यूज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, और अगर डिक्रीज हुआ तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू राइट ऑफ यूज। स्टेप्स मैंने आपको बहुत सिंपल बताए थे इसके लिए कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है? कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एट इनिशियल, मतलब डे 1 पे जो आप लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो वो बिगिनिंग ऑफ द लीज से। फिर आप आरओयू एसेट को कैलकुलेट करोगे। क्यों? आरओयू एसेट कैलकुलेट करने के बाद अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है आपको अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। देन आपको आरओयू एसेट भी अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन बनाना है। देन कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज लीज लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। दोनों को कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि आपको रीअसेसमेंट कितना करना है फाइनेंशियल लायबिलिटी का अंडर लीज लायबिलिटी, मतलब लीज लायबिलिटी का रीअसेसमेंट हो जाएगा स्टेप नंबर 6 में। 6 स्टेप से बहुत सिंपल था, बहुत बढ़िया सर, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मॉडिफिकेशन का एक कारण तो क्या था? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यहां तो कोई समस्या नहीं है, 6 स्टेप्स में काम खत्म। लेकिन अगर इट इज ड्यू टू चेंज इन स्कोप है, चेंज इन स्कोप है। अब स्कोप मतलब आरओयू एसेट की क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना, या फिर डिक्रीज इन लीज टर्म है। तो फिर अब हम सीखेंगे कि हमें यहां पे क्या करना है। अच्छा, इसको हम कुछ और नहीं, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को ये भी बोल सकते हैं रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको जो रीअसेसमेंट तो समझा दिया, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं चेंज इन स्कोप। चेंज इन स्कोप के लिए बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको ये समझाया था कि चेंज इन स्कोप का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ आरओयू, है ना, अलोंग विथ डिक्रीज इन लीज टर्म। अब इसमें क्या आ जाएगा कि या तो क्वांटिटी आरओयू की बढ़ती है या फिर घटती है, और लीज टर्म भी घट जाता है। अब समझना क्या ट्रीटमेंट कैसे कैसे क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपने 5000 स्क्वायर मीटर का ऑफिस लीज पर लिया है फॉर 10 ईयर्स। नाउ दिस इज दी डे 1। ओके, 5 साल के बाद आप क्या कर रहे हो कि आप एडिशनल 2000 स्क्वायर मीटर का ऑफिस और लीज पर ले रहे हो सेम बिल्डिंग पे। तो कहना ही से आपने 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो कहना ही से इंक्रीज इन क्वांटिटी कितनी? 2000 से हो गई। तो इंड AS 116 बोलता है दोस्तों कि अगर ऐसा हो रहा है तो इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ द आरओयू प्रोपोर्शनेटली एंड इंक्रीज लीज लायबिलिटी आल्सो प्रोपोर्शनेटली। बिकॉज जब आप एसेट बढ़ा रहे हो प्रोपोर्शनेटली तो आपको लायबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी प्रोपोर्शनेटली। जो भी डिफरेंस आया इंक्रीज करने पे उसको कहां भेजना है? पीओरएल पे भेजना है। कहां भेजना है दोस्तों?
पीओरएल पर भेजना है, याद रहेगा। ओके सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप लीज लायबिलिटी को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन में ये नोटिस जरूर कर लेना कि लीज पेमेंट कमेंसरेट कर रहे हैं करंट स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस से कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली बढ़ा दो, कुछ दिक्कत नहीं, पीओरएल में एडजस्टमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपको रीअसेसमेंट करना पड़ेगा लायबिलिटी का। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। अगर डिक्रीज हुआ, आरओयू एसेट डिक्रीज हुआ, मतलब वही सेम एग्जांपल, 5000 स्क्वायर मीटर का ऑफिस आपने लीज पे लेके रखा था, अब आप 250 स्क्वायर मीटर के ऑफिस पे शिफ्ट हो रहे हो 5 साल के बाद। कहना इसे 5 साल के बाद आपने क्या किया, लीज लाइबिलिटी लीज पे जो ऑफिस लिया था उसका क्वांटिटी कम कर दिया, कम कर दिया कि नहीं। अब जब आपने कम कर दिया दोस्तों, जैसे ही आपने कम किया तो आप ये मान के चलना कि आपको डिक्रीज करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू प्रोपोर्शनेटली, और जैसे ही आपने आरओयू को डिक्रीज किया तो उसी के साथ आपको लीज लायबिलिटी भी उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिक्रीज करना पड़ेगा। याद रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, जब आपने डिक्रीज किया होगा तो भी डिक्रीज इन लीज टर्म अगर हो रहा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी नहीं, डिक्रीज इन लीज टर्म भी हो रहा है, तो भी आपको यही करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शनेटली ऑफ आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी ऑफ लीज पेमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, यहां पे भी दो चीजें आएंगी, एंट्री क्या हो जाएगी, डिक्रीज हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी, लीज लायबिलिटी डेबिट टू आरओयू, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो पीओरएल से सेटअप हो जाएगी। अब वो डेबिट में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। सेम यहां पे भी हुआ था इंक्रीज के टाइम पे, जो डिफरेंस हुआ वो पीओरएल पे जाना है। बस यहां एक एडिशनल पॉइंट था, जब भी आप इंक्रीज करोगे लीज लायबिलिटी पेमेंट प्रोपोर्शनेटली तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन जरूर कंफर्म कर लेना कि कमेंसरेट विद करंट स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी मतलब रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी वाला स्टेप भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई समस्या? शाहरुख, पीयूष, देवांश, अकनूर, राहुल, संस्कार? ओके, नाउ ये चीज तो हमने सीख ली। तो सर चेंज इन स्कोप वाले क्वेश्चन के क्या स्टेप्स रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं। अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 37 किया था, सेम था। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी, देन हमने आरओयू एसेट को देखा, आरओयू एसेट सेम आ गया था। अमोर्टाइजेशन टेबल हमने अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन देखी थी, देन हमने आरओयू की अमोर्टाइजेशन देखा था तो उसका भी कैरिंग अमाउंट अप टू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन निकाल लिया था। फिर हमने रिवाइज लीज लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन निकाली थी और उसमें हमने सारे न्यू टर्म्स लिखे और उसके बाद लीज लायबिलिटी को रीएस्टैब्लिश किया, रीमेजर किया। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में अपने को कैसे दिया था कि द कंसिडरेशन इन द लीज increase in scope of 1500 square meter of space is not commensurate with standalone price, नॉट कमेंसरेट, इसका मतलब रीमेजरमेंट करना पड़ेगा। तो आपने रीमेजरमेंट के लिए क्या किया, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाला स्टेप निकाला, वहां पे ओल्ड वाली लायबिलिटी को रीमेजर किया। रीमेजरमेंट क्यों किया, क्योंकि डिक्रीज इन लीज टर्म भी हो गया है, यहाँ पे 3 साल की लीज बची थी तो 1 लाख से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लिया था, और जैसे ही आपने 1 लाख से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला तो प्रोपोर्शनेट आपका लीज लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट आ गई। रिवाइज लीज लायबिलिटी आपने पिछले स्टेप में निकाली हुई थी, दोनों में से कंपेयर किया तो इंक्रीज हुआ। फिर चेंज इन स्कोप किया। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आपने क्या किया है, आपने इस क्वेश्चन में जो भी किया कि आरओयू एसेट का भी तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आपने प्रोपोर्शनेटली निकालने के लिए क्या किया, कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू आपके पास ऑलरेडी थी स्टेप 4 से, और 3 साल की जो लीज टर्म बची है उसके हिसाब से आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला और इन दोनों को कंपेयर किया तो आपको पता चला डिक्रीज हुआ आरओयू में। सेम गोज विद लीज लायबिलिटी, 5 साल के लिए आपकी इतनी थी और 3 साल के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने ऑलरेडी ये वाली निकाल के रखी थी ओल्ड टर्म्स पे, इसमें भी कंपैरिजन किया, डिक्रीज आ गया, एंट्री क्या की, लीज लायबिलिटी टू आरओयू टू पीओरएल बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने फिर आपको ये मॉडिफिकेशन की समरी में भी ये बताने की कोशिश करी कि भाई मॉडिफिकेशन की समरी, मॉडिफिकेशन के अंदर 3 पॉइंट्स, या तो रीमेजरमेंट होगा लीज लायबिलिटी का मतलब रीअसेसमेंट, या सिर्फ डिक्रीज इन स्कोप होगा या फिर इंक्रीज इन स्कोप होगा। डिक्रीज इन स्कोप हुआ तो डिक्रीज इन क्वांटिटी कर दो, डिक्रीज इन लीज टर्म कर दो, और डिक्रीज इन क्वांटिटी मतलब आरओयू में डिक्रीज किया प्रोपोर्शनेटली और लीज लायबिलिटी में प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज किया, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो कहां जाएगा, पीओरएल में। रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी हुआ था मतलब रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी हुआ था, तो पहले आप कैलकुलेट कर लो लीज लायबिलिटी एज पर द न्यू टर्म्स, और
दूसरा जो कैरिंग अमाउंट आ रही है एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल लीज लायबिलिटी की, ये देखो, ये इन दोनों को कंपेयर कर दो और फिर उसमें चेंज ले आओ जितने से भी चेंज हुआ है। इंक्रीज इन स्कोप अगर हो गया तो पहले तो इंक्रीज इन आरओयू कर दो और लीज लायबिलिटी प्रोपोर्शनेटली, और ये ध्यान रखना कि इंक्रीज इन क्वांटिटी अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से कमेंसरेट कर रही तो कोई दिक्कत ही नहीं, अदरवाइज रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी करना पड़ेगा। yes or no? So this was all the discussion about the modification in Ind AS 116. okay, आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा रिवीजन में। रिवीजन के लिए नोट्स आपको मेरी ड्राइव पे मिल जाएंगे, मैंने ड्राइव मेरे टेलीग्राम पे डाल दी है। ओके